फिजियोलॉजी का आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक और पार्ट 3 बनेगा, देन फिजियोलॉजी के सारे पीवाईटीज़ खत्म, ठीक है। तो जीएफआर के अंदर क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ कब होता है, हमें 2 ट्रिक्स याद रखने हैं जो कि फर्स्ट एड की ट्रिक है, पीडीए एंड एसीई, ठीक है। पीडीए में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर हमारा डोपामिन जो है वो डायलेट करेगा एफरेंट को, जबकि एसी जो होता है वो एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज़ करते हैं एंड कंस्ट्रिक्ट करते हैं एफरेंट को, तब भी हमारा जो जीएफआर है वो इंक्रीज़ होगा इनिशियली, देन जीएफआर लेटर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, देखो, एफरेंट मतलब लेकर जा रहे हैं हमारे बोमन कैप्सूल के पास एंड इफरेंट मतलब चला गया। एफरेंट लेकर जा रहा है, तो अगर वो हमारा वैसोडाइलेट हो जाए तो ज़्यादा ब्लड वेसल अवेलेबल होगा हमारे बोमन कैप्सूल को, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ऐसे ही इफरेंट के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ज़्यादा ब्लड रहेगा, आराम आराम से जाएगा ना आगे वाले ब्लड वेसल में से, तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। नहीं याद रहता तो पीडी एंड एसी को याद कर लो, रट लो, ठीक है। अब हमारे जो कोई भी वेसल की कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है एंड जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा ना वो डिक्रीज़ होगा। फ्लो तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर कम ही हो रहा है ना, तो जैसे कंस्ट्रक्शन होने के बाद एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वही बेसिक प्रिंसिपल है, इनको फंसाने की कोशिश करते हैं बस। वो एडीएच जो होता है हमारा V1 पे क्या काम करता है, ब्लड वेसल पे, एंड V2 पे काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे। तो एडीएच क्या करता है, हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे वाटर को परमिएबल बना देता है, ठीक है, एंड कंसनट्रेटेड यूरिन करता है। पैरासेलुलर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा, क्यों होता है, देखो, हमारा थिक असेंडिंग जो लूप होता है ना वो परमिएबल होता है, उसके पास सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप होता है, अलॉन्ग विद दैट उसके पास और भी पंप होते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको अल्टीमेटली बस ये याद रखना है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का पैरासेलुलर वो ज़बरदस्ती बिना किसी ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन के वो उसको फोर्स कर देता है रीएब्जॉर्ब होने के लिए। पैरासेलुलर मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ K+ इज़ द हीरो इन दैट केस, ठीक है। फिर हमारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल का ना हम नेग्लिजेंट मानते हैं बिकॉज वो सिर्फ 5 mmHg होता है, हमारे फॉर्मूला के अंदर भी इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है हमारा मैकुला डेंसा जो कि DCT एंड थिक असेंडिंग लूप में होता है। थिक असेंडिंग लूप जो हमारा होता है ना उसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। एक्सचेंजर हमारा वैसे रेक्टा होगा। अब हम काउंटर करंट से याद आया तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्किन के अंदर होता है हमारा थर्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रोटम के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, किडनी के अंदर होता है, ठीक है, रिपीट भी हो जाएगा ये। रास क्या करता है, हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, एल्डोस्टेरोन का एक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। सोडियम वाटर रिटेंशन जो होती है वो उससे बढ़ जाती है एल्डोस्टेरोन के कारण, एंड हमारा देखो, सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही है तो हमारा हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है। हाइपरनेट्रेमिया के लिए अब कुछ तो हमें बाहर फेंकना पड़ेगा ना, तो हम पोटेशियम को फेंक देते हैं, तो पोटेशियम फेंक देते हैं। अब पोटेशियम और H+ के चैनल सेम है तो पोटेशियम जाएगा साथ में H+ को भी लेकर जाता है, तो हमारा पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया हो जाता है एंड हाइपोकेलेमिया हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। ADH जो होता है वो हमारा 10% ऑफ GFR होता है रिलीज़। V1 जो होता है हमारा ब्लड वेसल पे काम करेगा, ओके, ये हमने रिपीट कर दिया शायद। और V2 जो होता है वो परमिएबल बनाता है, सब वही है। अच्छा, ब्लड वेसल पे GQ के तरफ से एक्ट करेगा, IP3 डैग कैल्शियम फॉस्फोलाइपेज अपन ने पढ़ा हुआ है, हैव M एंड M, ठीक है। GOT में T for TRH आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है रीनल प्लाज्मा फ्लो जो कि हमारा pH हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग, क्योंकि वो सिक्रीट होता है। GFR मतलब हमारा मेनली इनुलिन बोलते हैं, लेकिन क्लियरेंस और GFR को हम इक्वल मान लेते हैं। अब ये फॉर्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें मेनली पता होना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। क्लियरेंस इज इक्वल टू UV/P का मतलब क्या है, U फॉर यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ दैट थिंग, P फॉर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ दैट थिंग, V मतलब यूरिनरी फ्लो, ठीक है, ये याद रखना है, पूछा है डायरेक्टली बार बार। एंड रीएब्जॉर्प्शन हमारा 100% किसका होता है, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का। आइडियलिस्टिकली होना चाहिए, अगर कुछ डिफेक्ट है तो नहीं होगा, ठीक है। V/Q, अब RS के बारे में पढ़ते हैं। वेंटिलेशन अपन परफ्यूजन होता है तो एपेक्स के ऊपर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा V ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन परफ्यूजन कम होता है, इसके कारण हमारा पूरा ओवरऑल रेशियो इंक्रीज़ होता है। जबकि जो हमारा बेस होता है ना, इसको बोलते हैं हम वेस्टेड वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन अच्छा था लेकिन आपने वेस्ट कर दिया। फिर आता है बेस के अंदर क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों होता है, परफ्यूजन तो ज़्यादा है लेकिन वेंटिलेशन कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो गई, तो इसको बोलते हैं हम वेस्टेड परफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर Q हाई होता है। ज़ीरो कब होगा हमारा, जब फॉरेन बॉडी, देखो, ज़ीरो मतलब V हमारा ज़ीरो हो गया, मतलब वेंटिलेशन ज़ीरो हो गया, तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के अंदर हो सकता है। इन्फिनिटी कब होगा, 1/0 बोलते हैं, परफ्यूजन चला गया मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह लो, डेड स्पेस वेंटिलेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, वेंटिलेशन तो है लेकिन डेड स्पेस हो गई। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो वो सक्शन प्रेशर की तरह काम करता है, ठीक है, और एयर को अंदर लेकर आने में हेल्प करेगा।
अब सरफेस टेंशन जो कि हमारा INICT में क्वेश्चन आया था, अब इसको समझते हैं। क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारा जो सरफेस टेंशन होता है ना, इंस्पिरेशन में क्या हुआ, हमारे वो जो वेसल वो पूरा एल्वियोलाई है वो फूल गया तो हमारा सरफेस टेंशन कम हो गया। एक्सपिरेशन में वो बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सपिरेशन के अंदर बढ़ गया। अब उसको रूल आउट करने के लिए हमारा होता है सर्फेक्टेंट, जो कि हमारा रिलीज कौन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई पाल्मोटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन, ठीक है, या नीमोसाइड 2 हमारे प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं? 20 वीक्स में। सिक्रीशन और एक्शन इसका 28 वीक्स में आता है। इसलिए जब भी 34 वीक से पहले डिलीवरी होती है, हम हमेशा उसको स्टीरॉयड देते हैं फॉर द लंग मैच्योरिटी, ठीक है, एंड इसको लेसिथिन भी बोलते हैं। तो एल्वियोली के पास क्या होता है, बेसिकली टेंडेंसी होती है कोलैप्स होने की, जिसको हमारा ओवर काउंटर करता है सर्फेक्टेंट का प्रेजेंस। अगर वो नहीं हुआ तो RDS हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है FRC, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन जो होती है उसको हम FRC बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हीलियम नाइट्रोजन ये ओवरऑल लिखा हुआ है, इसको मत याद रखो, अभी आगे बताएंगे। कंप्लायंस इंक्रीज होता है हमारे एम्फाइसीमा के अंदर, ठीक है। ऑल्सो इन केस ऑफ एल्डरली, नॉर्मल एल्डरली बढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी बढ़ जाता है। E फॉर E भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में ये कट गया है लेकिन बता देते हो। हेमोपेक्सिन इज़ फॉर हीम, हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के लिए होता है। प्री एल्ब्यूमिन जो होता है हमारा थायरॉक्सिन के लिए होता है। एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड के लिए होता है। ये INICT का क्वेश्चन था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एक तो है हमारा स्केलेटल मसल का एंड ये है हमारा कार्डियक मसल का। तो ये दोनों ना, एक इसमें वैलिड पॉइंट है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम पे डिपेंड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर की इनकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनके पास वेरी वेल डेवलप्ड क्या होता है, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इसके अंदर फेजेस क्या आएंगे, हमारा वही बेसिक तो यही है कि डीपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, लेकिन हमारे इसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन भी होता है स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा बड़ा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है बिकॉज AV नोडल डिले, इसको बहुत कुछ पंपिंग वगैरह करना है कार्डियक मसल को, वेंट्रिकल को, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब हमारा फेज़ 1 जो होता है, जैसे वो लेटा हुआ है ना, उसको फेज़ 1 बोलेंगे। फिर डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट B आ रहा है, वो क्या होता है हमारा थ्रेशोल्ड और एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब एटलीस्ट इतना होने के बाद ही ऑल और नन रो फॉलो होगा एंड फिर हमारा एक्शन पोटेंशियल रेज होता है। तो -70 इज़ द मेंटेन्ड बाय पोटेशियम, फिर क्लोराइड फॉलोड बाय क्लोराइड। तो RMP मेनली हमारा पोटेशियम के कारण ही होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, B पे पहुँच गया, फिर अभी पूरा आ गया, तो ये पॉइंट C तक पहुँचा, ये सोडियम चैनल्स खुल गए होंगे एंड फिर बंद हो जाएंगे। फिर हमारे पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, वो स्लो क्लोज होते हैं। तो फिर क्या होता है, गलती से कई बार ना, मतलब हर बारी हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं। तो इस वाली लाइन को बोलेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब कि बिल्कुल भी कोई और स्टिमुलस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट जब वो C पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो वो रिलेटिवली हो जाता है। रिलेटिव का मतलब क्या, अगर एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही आ गया तो वो टिटैनी में जाकर पूरा ही कॉन्ट्रैक्टेड मसल बन जाएगी हमारी स्केलेटल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में है हमारा वेंट्रिकल का। तो फेज़ 4 होता है हमारा RMP, -70 हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी पोटेशियम चैनल ही है। अब यहाँ पर हमारा सोडियम आ जाएगा, वही सेम हो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसे नोड में नहीं होता। ऐसे नोड के अंदर हमारा जो डीपोलराइजेशन होता है ना, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर कैल्शियम, ठीक है। अब चलो यहाँ पर सोडियम आ गया, अब उसके बाद क्या है, कैल्शियम खुलता है। यहाँ पे ट्रांजिएंट ना हमारे K+ चलते हैं। एक्चुअली K+ ना हमारे ओपन ही रहते हैं सारे टाइम, सिर्फ फेज 0 को छोड़ के, तो हमारा K+ ओपन हो गए। अब यहाँ पर 2 के अंदर हमारा क्या होगा कि कैल्शियम ओपन हो जाता है। 2 आयन्स ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। तो प्लेटियो फेज आ गया, तो अब वो बंद होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर आराम से बंद हुए थे, तो कैल्शियम वाला भी आराम से बंद होता है। तो यहाँ पर मिड ऑफ 3 फेज कह सकते हो आपकी बंद हो जाता है। तो जैसे कि सोडियम तो पक्का से यहाँ पे बंद हो गए, सोडियम पक्का से यहाँ पे बंद हो गए। कैल्शियम एंड K+ इज़ लाइक कि हाँ आराम से होंगे। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये हमने कर लिया JVP सब, हाँ ये सब हो गया है। हाँ ये पढ़ लेते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारे सहालीस की ट्यूब है। तो हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए होता है, पिपेट होती है 0.1 N। HCl को हम यूज़ करेंगे, ऐसे हम इसका क्या करेंगे, एसिड हिमैटिन बनाएंगे। RBC में 101 हो गया। अब यहाँ पे रीज एक्कर करके हमारा जो फ्लूइड होता है वो होगा। एंड 11 वाला हमारे WBC का होता है, इसमें टर्क होता है, जेलेशियल एसिटिक एसिड RBC उसको मार देता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, याद रहे तो बहुत बढ़िया। विंट्रॉप एंड वेस्टरग्रेन मुझे नहीं पता पूछेंगे कि नहीं, बट ऐसा सीन होता है कि वेस्टरग्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ी ट्यूब होती है, ठीक है। बस इतना याद रख लो। ये हो गया हमारा जोन्स, तो इसमें ट्रिक लर्न कर लो। MHAI माही Z, तो माही Z में क्या है, M बीच वाली लाइन होती है, Z जोन हो गया, फिर A बैंड आ गया, फिर I बैंड आ गया, हमारा Z लाइन आ गया, ठीक है। और इसके अंदर ना जब कॉन्ट्रैक्शन होता है HI कम होता है, जबकि HI हमारा कब इंक्रीज़ होता है, हमारा डाउन सिंड्रोम के अंदर, HCG एंड इनहिबिन A,
ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा वीडियो बन चुकी है, इसको पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, सेल जो होता है आपस में कैसे कांटेक्ट करता है, खुद से करेगा ऑटो, आपस में करेगा पैरा, ब्लड वेसल के थ्रू एंडो, डायरेक्ट मतलब चिपका हुआ, ठीक है। मीरोक्राइन, ये सारे हमारे ग्लैंड से रिलेटेड टर्म्स होती है, ठीक है। कंफ्यूज करते हैं मिक्स करके, इसलिए एक साथ पढ़ा रही हूँ। देखो स्वेट ग्लैंड मीरोक्राइन होते हैं, मीरोक्राइन मतलब सिर्फ सिक्रीशन छोड़ेगा। हमारे स्वेट कौन सा होता है, इनविजिबल सा होता है ना। अब सेबेशियस होता है होलोक्राइन, खुद पूरा का पूरा सेल भर जाएगा, तो ये भी थिक होता है, सीबम, ठीक है। एंड वैक्स एंड मेमोरी वाला जो होता है एपोक्राइन होता है, अ पार्ट ऑफ द सेल कम्स विद द सिक्रीशन, तो ये कलरफुल होती है, जैसे कि हमारे ईयर वैक्स। एंड जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो भी थोड़ा मिल्की सा होता है, तो येलोइश टाइप का, तो अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ कमिंग विद इट। ये हो गया। वैल्सेल्वा का ये पढ़ लेते हैं, पुराना है ये क्वेश्चन। देखो फेज़ 1 के अंदर क्या होता है, ट्रांजिएंट बीपी इंक्रीज होता है, क्यों होता है, एयोटिक प्रेशर के बढ़ने के कारण। अब फेज़ 2 के अंदर क्या होता है, इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि सांस ली है ना, तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। एंड 4 के अंदर वापस से CNS SNS आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्या है कि हाइपोक्सी, हमारे ना बहुत सारे टाइप के ना वो होते हैं, हाइपोक्सिया होते हैं। तो एक होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब लंग्स जो CO2 है ना आसपास में ही कम है। स्टेगनेंट या इस्केमिक के अंदर ब्लड कम होता है, वो होते हैं साइनोटिक। नॉन साइनोटिक में क्या होगा, अनेमिक जो कि CO के कारण होगा, एंड हिस्टोटॉक्सिक जो कि साइनेट के कारण होगा। साइनेट क्या इनिबिट करता है, हमारा 4th वाला साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। अब इसको इनिबिट करेगा तो हमारे टिश्यूज़ जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहे, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। लेकिन ये नॉन साइनोटिक है, अनेमिक वाला भी CO भी नॉन साइनोटिक है। ये इवन डायग्राम जो है ना वो CO का ही दे रखा है कि इसमें नॉर्मल है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो गई, तो हमारा हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हुआ, तो हीमोग्लोबिन है तो भी लेकिन अवेलेबल नहीं है ना, तो ये नॉन साइनोटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी